इंग्लिश के एग्जाम में सेक्शन ए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। उसमें फुल मार्क्स स्कोर करें तो आखिर करें कैसे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप सैंपल पेपर को अच्छे से एनालाइज करके उन्हें पुराने क्वेश्चन पेपरों से कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अब पैसेज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट हो गए। अब ये पहले जैसे नहीं रहे जहां पर आपको बस पैसेज को आंसर में कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। अब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। तो YouTube पर अगर कोई भी ऐसी वीडियो बना रहा है कि इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके आप सेक्शन ए में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ उल्लू बना रहा है। अब हमें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क साथ में करना पड़ेगा, तभी हम सेक्शन ए में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो वीडियो में जितनी भी टिप्स मैं आपको बता रहा हूं उनमें स्मार्ट वर्क भी है, हार्ड वर्क भी है, उन्हें अच्छे से फॉलो करिएगा। टिप नंबर 1 है कि हमें पैसेज पढ़ने से पहले पैसेज के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हम पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब हम पैसेज को पढ़ रहे होते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते ही हमें आंसर दिखने लग जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका यहाँ पर दिया हुआ है। और बाय चांस अगर कोई क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट आ जाता है तो पैसेज पढ़ते टाइम वो हमारे दिमाग में रहता है, तो उसका आंसर हम फ्रेम कर रहे होते हैं या फिर ढूंढ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए और उसी के बाद पैसेज को पढ़ना चाहिए। अगर आप पहले पैसेज पढ़ लेते हैं फिर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको बार बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में टाइम भी वेस्ट होता है और हमारे पास टाइम कम होता है एक सही आंसर सोचने के लिए। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब हम पैसेज में जाएंगे तो पैसेज हमें 2 बार पढ़ना है और दोनों बार बहुत अलग तरीके से पढ़ना है। पहली बार सिर्फ और सिर्फ एक समरी समझने के लिए हम पढ़ेंगे कि पूरे पैसेज में आखिर दिया क्या गया है। लेकिन जब हम दूसरी बार पैसेज पढ़ेंगे तो हमारा डबल टाइम लगना चाहिए, क्योंकि हम एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ रहे होंगे, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से समझ रहे होंगे। कोई डिफिकल्ट वर्ड आएंगे तो उनके मीनिंग को हम समझ रहे होंगे। मतलब पूरी लाइनों को बारीकी से हमें पढ़ना है, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी में पैसेज पढ़ लेते हैं ना तो आंसर हमें समझ में नहीं आते, हम क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब हम पैसेज की एक एक लाइन को बारीकी से पढ़ते हैं तो एमसीक्यू आ जाए, 1 वर्ड क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब कुछ हमसे बन रहा होता है, क्योंकि हम राइटर के पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं। इसके बाद जो आगे की टिप्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपको सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक से पैसेज देखने पड़ेंगे। आप पुराने पेपर्स भी निकाल सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। जब हम बार बार रीडिंग वाले सेक्शन की प्रैक्टिस करते हैं तो हमें आइडिया लगने लगता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के पैसेज आते हैं। तो प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखिए कि हमें प्रैक्टिस भी एकदम अलग तरीके से करनी है। जब आप सेक्शन ए की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपसे नहीं बनते हैं तो आंसर पढ़ने के बाद खुद से एक क्वेश्चन जरूर करिएगा कि अगर इसका आंसर मुझसे नहीं बना तो क्यों नहीं बना। ये करने से प्रॉफिट ये होता है कि बाय चांस अगर फाइनल एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो मिस्टेक हमसे दोबारा से नहीं होती और हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कई बार बच्चे इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स में मार्क्स खो देते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। वो एग्जाम में यही भूल जाते हैं कि सिनोनिम और एंटोनिम का मतलब क्या होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है। कई बार डेटा बेस्ड पैसेज आ जाते हैं तो वो यही भूल जाते हैं, अगर उसमें लिखा हुआ है कि ये चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या होता है। मतलब छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं। तो अगर आप इनको सही करना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत गया है तो खुद से क्वेश्चन करिए कि अगर ये गलत गया तो मेरा क्यों गया। और जब आपको उसका आंसर मिल जाएगा और फाइनल एग्जाम में कोई सिमिलर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो गलती आप फिर से नहीं कर रहे होंगे। तो जितनी भी मिस्टेक्स हो उनका रीजन जरूर से ढूंढिए। इसके बाद पैसेज में जितने भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर एलिमिनेशन टेक्निक आपकी बहुत हेल्प करेगी। ये सोचने के बदले कि इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है, ये सोचिए इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है और ये सोचकर एक एक ऑप्शन को आप हटाते जाइए। जितने ऑप्शन हटेंगे उतना जल्दी आप आंसर ढूंढ पाएंगे। 4 ऑप्शन है, उसमें से आपने 2 हटा दिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आंसर इन दोनों में से कोई एक है। ऐसे में आंसर ढूंढने में आसानी होती है। और कई बार ऐसा होगा 4 में से 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे और सीधा आंसर आपको मालूम चल जाएगा। इसके बाद कई बार आप पूछते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इसका सिनोनिम या एंटोनिम बताइए। तो देखिए, वोकैब रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही लक बेस्ड होते हैं कि उसका आंसर आपको पता है कि नहीं पता है। तो इसका एक ही चीज आप कर सकते हैं, वो ये है कि जब तक अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उस बीच जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें कॉपी में लिखते जाइए और बाजू में
उनके मीनिंग और सिनोनिम एंटोनिम आप लिखते जाइए। इनसे होगा क्या भाई कि बाकी सब्जेक्ट में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आंसर फ्रेमिंग में आप हैवी वर्ड्स यूज कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है और वही आपके पैसेज में आ जाता है तो उसका आंसर भी आपसे बन जाएगा, और फ्यूचर में भी ये चीज आपकी बहुत मदद करेगी। और इसके बाद फाइनल चीज कि भाई सिर्फ सेक्शन ए में स्कोर करने से आपका इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं चला जाएगा, बाकी जितने सेक्शन है उसमें भी हमें मेहनत करना होगा। तो उसके लिए आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, मैंने पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करी है, बहुत शानदार टिप्स शेयर करी हैं कि पूरे इंग्लिश के पेपर में आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। मैंने 95 मार्क्स स्कोर करे थे, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकता हूं कि कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए और क्या चीजें हमें सही से करना चाहिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।